हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसे हम लोग 1 पेज में करेंगे। इसमें फैक्चुअल के साथ में 101 से 2 एडिटोरियल भी हम लोग करेंगे, जिससे चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, इवन एसएससी की भी कर रहे हो, वहाँ पे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो इसमें हम लोग द हिंदू के साथ में जो दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, दोनों से मैं सोर्सेज इकट्ठा करके यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन जो इसमें लिखा जाएगा वो मैक्सिमम हिंदी में ही रहेगा, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग बस इसको देखिए और समझिए लास्ट में, जिससे आपके पास में एक छोटा सा कंटेंट हो। और चीज़ें आप लोग जैसे एक बार अभी कर लिए, एक बार शाम को मैं इसका जो पीडीएफ है 1 पेज का मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इसी नाम से सत्यम मैजिकल जीएस नाम से ही है। तो आप लोग वहाँ से इसको कर लीजिएगा। एक बार सोने के पहले आप लोग इसको जूम आउट करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिससे चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या मना रहे हैं? विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। यह जो है जब 1947 में 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त से तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो कि कल है। तो 14 अगस्त को लाखों लोगों की संख्या में लोग इधर से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से लोग इधर आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। तो उसी को याद करने के लिए विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो ये हो गया। अगला बात करते हैं ल्यूना 25 की। ये क्या है? एक चंद्र मिशन है। किसका? रूस का। यह भी जैसे हम लोगों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर या कहें साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, तो सेम रूस भी लॉन्च किया है लैंडर और रोवर। इसमें जो रॉकेट यूज हो रहा है सोयूज 2.1B रॉकेट का यूज हो रहा है। इसके पहले उसने ल्यूना 24 1976 में लॉन्च किया था। यह भी एक प्रकार का चंद्र मिशन था। अच्छा, हम लोग करंट के साथ में स्टैटिक भी कवर कर लेंगे, जो भी 2-4 पॉइंट रहेंगे, जिससे क्योंकि करंट के साथ में स्टैटिक के भी क्वेश्चन उसमें पड़ जाता है ऑप्शन के रूप में, तो उसको देख लेंगे। हम लोगों ने क्या लॉन्च किया था? चंद्रयान 3। कब? 14 जुलाई को। यह चंद्रयान 2 का ही अगली चरण था। इसमें भी लैंडर को क्या बोलते थे? विक्रम। रोवर को क्या बोलते थे? प्रज्ञान। हमने बोला था ना, लैंड कौन करेगा? विक्रम करेगा। ठीक है। रॉकेट कौन सा यूज हुआ था? LVM-3 M4। अगर इससे ज़्यादा डिटेल्स करना है, एक हम लोगों ने चंद्रयान पे ही किया ना, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, PSLV GSLV, ये चैनल पे ही पड़ा हुआ है, आप लोग उससे कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक। क्या है? एशियन चैम्पियन ट्रॉफी। ये हॉकी का है। अभी हम लोगों ने मलेशिया को हरा के 4-3 से हरा के ये ट्रॉफी अपने अपने नाम की है। यह खेला कहाँ पे गया? बेसिकली भारत में। आप लोग याद रखिएगा, क्यों क्वेश्चन बनेगा भारत में, या पूछ लेगा कौन सा स्टेडियम है? मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम। कहाँ पे? चेन्नई में। इसमें मैक्सिमम गोल किसने किया? इंडिया ने किया। कितना? 29। टॉप स्कोरर कौन है? हरमनप्रीत। यह जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं। इमर्जिंग प्लेयर कौन है? अब्दुल शाहिद, पाकिस्तान। सब में पिछड़ा है, इसमें इमर्जिंग है, तो ऐसे याद कर लेना। खैर, बात करते हैं जल जीवन सर्वेक्षण की। अभी ये पुरस्कार किसे मिला? ये मिला श्रीनगर को। अगली बात करते हैं कि अभी GI टैग दिया गया चिकन वुडक्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को। ये कहाँ पे हैं? J&K के। तो जैसे चिकरी है, तो चिक से चिक याद रख सकते हो, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, या कहें जो अगर देखेंगे जो पोल की तरफ ज़्यादा है, जैसे J&K है ना, पोल की तरफ ज़्यादा है, तो बर्फीला वो है, तो वहाँ पे चिक क्या होता है? सॉफ्ट होता है। चिक सॉफ्ट कहाँ पे? J&K। और मुस्क बुदजी तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगला। अभी इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो हुआ 23 का, तो कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। केरल, अभी केरल विधानसभा ने अपना नाम परिवर्तन के लिए क्या करने को बोला है? केरलम। मलयालम में बोल रहा है कि केरल को केरलम बोलते हैं, तो इसलिए। और हम लोगों ने क्या किया था कि अगर कोई नाम परिवर्तन करना है तो वह आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। जो वहाँ का राज्य विधानसभा है वह एक संकल्प पारित करेगी, वह आएगी केंद्र सरकार के पास में, तो वह साधारण बहुमत से अगर उसको पारित कर देती है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो केरल का नाम क्या बदलने के लिए कहा गया है? केरलम। 2 योजनाएं हैं। एक गृह ज्योति योजना है, यह स्टार्ट किया है कर्नाटक ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए।
ठीक है। तो यही जो फ्रीबीज की बात अभी हम लोग आगे करेंगे कि कैसे ये हमारी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन में एक बाधा के रूप में है। इसके पहले दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट की थी 200 यूनिट बिजली फ्री का, ठीक है। और अभी कर्नाटक ने स्टार्ट किया, तो इसको बस याद रखिएगा। गृह ज्योति योजना किससे रिलेटेड है? कर्नाटक से 200 यूनिट बिजली फ्री। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना है, किसने चलाया है? राजस्थान ने। इंदिरा गांधी वैसे भी कांग्रेस, तो कांग्रेस गवर्नमेंट कहाँ पे है? राजस्थान में, याद रख सकते हैं। एक पोर्टल अभी चलाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, सुस्वागतम पोर्टल। तो यह ऑनलाइन ई पास देगा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं या उसके परिसर में जा रहे हैं, तो ऑनलाइन ई पास के लिए क्या है? सुस्वागतम पोर्टल। स्वागतम कौन कर रहा है? सुस्वागतम, तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अगला बात करते हैं कि वाटर कॉन्फ्रेंस अभी हुआ न्यूयॉर्क में, बस इतना ही याद रखना। जायद तलवार एक नौसेना अभ्यास है, किसके बीच में? इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। वैसे भी यूएई में जो वहाँ के राजकुमार है या जो भी हैं राजा हैं, किंग, तो उनके नाम के पहले लगाया जाता है जायद, अल जायद, सलमान बिन जायद, तो ऐसे करके, तो आप लोग उतना याद रखिएगा। अगला है होमोसेक्सुअलिटी वर्ल्ड को अभी बैन कर दिया गया है, कहाँ पे? इराक में। तो आप लोग याद रखिएगा कि होमोसेक्सुअलिटी वर्ल्ड को कहाँ पे बैन किया गया? इराक में, ठीक है। अब बात करते हैं निराक्षी की। निराक्षी क्या है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निराक्षी हाल ही में न्यूज में रहा, निराक्षी क्या है? यह अंडर वाटर माइन का पता लगाने के लिए है। यह जो पानी के अंदर बारूदी सुरंग है उनका पता लगाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, अभी हाल ही में चर्चा में रहा माया ओएस। माया ओएस क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। यह क्या करेगा कि जो अभी तक यूज किया जाता था डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर के कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी जगह पे माया ओएस का यूज किया जाएगा। अभी जो है वाइकोम सत्याग्रह, जो कि कब स्टार्ट किया गया था? 1924 में। एक मिनट, यह कब स्टार्ट हुआ? 1924 में। अभी इसका शताब्दी वर्ष मनाया जाने वाला है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि केरल और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इसको लेके प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जिसके 100 साल 50 साल हो जाते हैं तो यूपीएससी पीसीएस वहाँ से क्वेश्चन बना लेता है। तो अब बात करते हैं कि वाइकोम सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? 1924 में, जो कि लगभग 1 साल तक चला था। कहाँ पे? त्रावणकोर, केरला में। यह किससे रिलेटेड था? शिव टेम्पल, वहाँ पे जो लोअर कास्ट के जो हिंदू थे उनको मंदिरों में या कहें उस परिसर के आसपास भी नहीं जाने दिया जाता था। तो इसको लेके समझो कि एक प्रकार जो अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17 बोलता है ना अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, तो ये उसी को ख़त्म करने के लिए था। इसमें ईवी रामास्वामी का नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि इसका नेतृत्व भी करते हैं। गांधी जी ने इसका समर्थन भी किया था। 1925 में ये वाइकोम भी गए थे। तो गांधी जी का समर्थन पूछ लेगा कि किस सत्याग्रह को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी और पीसीएस में, तो वाइकोम सत्याग्रह। अब बात करते हैं कि अभी जो है जो हमारे ग्रामीण मंत्री हैं, अब बात करते हैं कैक्टस प्रोजेक्ट की। यह किस योजना के तहत है? वाटर शेड योजना के तहत है। इसका काम क्या है? यह कैक्टस जानते हैं, इसमें कांटा नहीं होता है, लेकिन ये जो बंजर भूमि है उसको उर्वर कर देती है। तो अगर आप लोग कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे अगर बैरन लैंड का, अगर जैसे आप एग्रीकल्चर का कर रहे हो तो वहाँ पे आता है ना बंजर भूमि को कैसे ठीक करें, या उन सब में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। या किसानों की आय बढ़ाने में, या फिर कार्बन सिंक के रूप में इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है। तो इन सब में आप कैक्टस प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं। बायो ऊर्जा में भी ये है, तो आप लोग इसको उन सब जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कैक्टस प्रोजेक्ट किसके तहत है? वाटरशेड योजना के तहत। यह क्या करता है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, एरिड और सेमी एरिड, यह किसानों की आय बढ़ा सकता है। इसमें 50 से 93% मेथेन का भी यूज होता है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। तो ये निगेटिव एस्पेक्ट है थोड़ा सा। यह कार्बन सिंक के रूप में भी काम करता है, ठीक है।
बायो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, बायो ऊर्जा के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप जर्मनी मॉडल दे सकते हैं जहाँ पे लगभग 30% वैकल्पिक ऊर्जा में जो कृषि खेती की जा रही है वहाँ पे इसका यूज हो रहा है। बायो लेदर के रूप में यूज कर सकते हैं, मेडिकल सेक्टर में दवा के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके यूजेज हैं। अगर कहीं पे आपको डालना है वहाँ पे कैक्टस प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अब हम लोग 2 एडिटोरियल करते हैं, थोड़ा अच्छे से इसके हर एक डायमेंशन को क्लियर करते हैं। पहला आत्मनिर्भरता को लेके करते हैं, और आत्मनिर्भरता में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही वो करते हैं। ये आर्टिकल्स लिखे थे विवेक देव राय ने, जो कि हमारे क्या है, आप लोग देख लीजिए क्या है विवेक देव राय। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 14 सेक्टर में इसको लॉन्च किया गया है। पीएलआई स्कीम किस सेक्टर में, 14 सेक्टर में। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम का मतलब क्या है, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव है, जिससे हम लोग जो उत्पादन है, जो हमारे देश में उत्पादन को बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए है। घरेलू उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए। अब अगर बात करें जो आत्मनिर्भरता है, या केवल आयात पर फोकस ना हो, क्योंकि इसके नुकसान भी हैं। क्योंकि हम लोग जैसे कुछ चीज़ों के लिए, जैसे अगर एपीआई की बात करें तो मेडिकल सेक्टर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मंगा नहीं रहे हैं चाइना से, तो अभी हम लोग इतने तो आत्मनिर्भर हैं नहीं कि एपीआई भी हम अपने यहाँ बना रहे हैं। तो अगर वहाँ से भी उसको बंद कर देंगे तो मेडिकल इंडस्ट्री क्या होगी, इससे प्रभावित होगी। तो केवल आयात को न कम किया जाए, अपने आरएनडी को बढ़ाएं, उद्यमिता को बढ़ाएं। तो ये जो है फोकस हमको इस पर करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस पर फोकस करेंगे, इसी की बदौलत हम लोगों ने क्या पाया, चाहे वो मेडिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो, इसमें हम लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर है, अभी हम लोग इस पर हम लोग अच्छे से काम किए, तो हम लोग देखो फिलीपींस को क्या दिए अभी हाल ही में, ब्रह्मोस। फिर आर्मेनिया को हम लोग कर रहे हैं, जो हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, मिस्र को कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं चुनौतियों की। तो हमको ऐसे देशों से आयात कम करने पर जोर देना चाहिए जिस पे हम लोग ज़्यादा निर्भर हैं। जैसे चाइना है, हम लोग गलवान घाटी का जो मामला हुआ था, तो उसके बाद से हम लोग चाइना से आयात कम कर देते हैं, उससे हमारी इंडस्ट्री प्रभावित होती है। तो हम लोग जो हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, और जो एक देश से हम लोग आयात कर रहे हैं उसमें डाइवर्सिटी लाएं, जिससे अगर कभी आपूर्ति बाधा हो, तो अगर सप्लाई चेन में अगर बाधा हो तो इंडस्ट्री उससे प्रभावित ना हो। ठीक है, तो हमको एक जो मजबूत सप्लाई चेन है उसका निर्माण करना चाहिए, जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर सकते हैं, या फिर यूएसए, यूके, इन सबको, मतलब कि चाइना का अल्टरनेटिव हम लोग 1-2 खोज के रखें, जिससे अगर कभी प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको कर सकें। और इसमें पीएलआई नो डाउट की हेल्प कर सकता है हमको आत्मनिर्भर बनने में ही। अब बात करते हैं कि हमको प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए ऐसी चीज़ों की जो कभी अगर संकट पड़ती है, जैसे अभी कोरोना का हुआ। ठीक है, उस समय हमारे पास में मेडिकल इक्विपमेंट इतने अच्छे नहीं थे कि उस पर हम लोग दूसरों पे निर्भर थे। तो इन सबसे प्रॉब्लम होती है कि संकट के समय जो ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर सके, तो हमको उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वो हम लोग नहीं करते हैं। रक्षा क्षेत्र हो, इसमें अभी हम लोग इतने भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। हम लोग अभी भी लगभग 50% अभी हम लोग रसिया से ही मंगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, इसमें भी हम लोगों को डाइवर्सिटी लानी चाहिए। तो ये सब भी हैं। अब इसके लिए अगर हम आत्मनिर्भरता के लिए अगर कदम उठाने की बात करें, तो 2-3 उसमें वो कर सकते हैं। एक R&D पे फोकस करें, जिससे हमारा निवेश बढ़े, और अगर निवेश जब बढ़ेगा तो उससे जो हम लोग दूसरे देशों पे ज़्यादा निर्भर हैं तो वो कम होगी। अभी हम लोग निवेश में लगभग 1% से भी कम खर्चा कर रहे हैं, तो उस पे भी हम लोगों को R&D पे वो करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अगर हमको कदम उठाने हैं, तो हम लोग R&D के क्षेत्र में हमको कदम उठाना चाहिए। अब बात करते हैं अगर अगर हम लोग वे फॉरवर्ड में लेके चलें इसे, तो हमको R&D के क्षेत्र में
और ज़्यादा निवेश को बढ़ाना चाहिए। अभी हम लोग 1% से भी कम, लगभग 0.67% के आसपास हम लोग कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाना चाहिए। हमको अपना निर्यात बाज़ार भी खोजना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने यूएई के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी एफटीए किया ना, तो ऐसे हम लोगों को और भी देश, जैसे यूके से बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन से बात हो रही है, तो इस पर तेज़ी से काम करना चाहिए। यानी कि अपना एक जो बाज़ार है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे पीएलआई स्कीम है, तो पीएलआई स्कीम के द्वारा हम लोग उत्पादन तो बढ़ा दिए, कंजम्पशन अपने यहाँ अगर लिमिटेड हो रहा है, तो जिससे अगर हमारे पास में एक मार्केट भी है जहाँ पे हम उनकी सप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो अच्छा है ना, तो हमको उस पर ध्यान देना है। अब अगला जो हम लोग आर्टिकल उठाते हैं, वो उठा रहे हैं स्वावलंबन का। देखो, स्वावलंबन का मतलब क्या होता है, जैसे इसको भी एक प्रकार से ले सकते हैं, जैसे सेल्फ रिलायंस अभी हम लोगों ने किया ना, आत्मनिर्भर। तो स्वावलंबन के लिए अगर हम बात करें, इसके जो पिलर्स हैं, उसके पिलर्स में हम लोग जैसे उपभोग आधारित व्यवस्था, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ना कंजम्पशन के बेस पे। हमारे यहाँ इतना निवेश क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 143 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है। इसमें मैक्सिमम जो है वो 15 से 59 साल की जो एज है, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में भी जानते हैं, तो उसकी आबादी ज़्यादा है। तो जो विदेशी कंपनियाँ हैं इसलिए वो निवेश करती हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है वह उपभोग आधारित है। तो इससे क्या होगा, जो घरेलू उद्योग हैं उनको सहायता मिल सकती है। इसके बिहाफ पे यूनिकॉर्न देखो बढ़ ही रहे हैं, लगभग 107 108 हो चुके हैं, जो इससे निवेश आकर्षित करने में भी हेल्प मिलती है। दूसरा अगर पिलर की बात करें, डाइवर्स इकॉनमी, तो ये भी हमारे स्वावलंबन के लिए अच्छा ही है कि अगर देखो हम लोग कृषि क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे हैं, आईटी के रूप में भी हब बन रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को, तो ये भी अच्छा है। ये क्या करता है कि जब अगर कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी जैसे मान के चलो कि जैसे टर्शियरी सेक्टर है, जब कोरोना का काल आया तो इस समय जो टर्शियरी सेक्टर है वो एकदम से प्रभावित हो गई। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर पॉजिटिव में जाता है, 3.4 के आसपास जो उसकी ग्रोथ रेट रहती है वो होती है। तो ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी अभी देखो हम लोग जैसे 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं विश्व में, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये भी 15 से 59 साल की जो आबादी है ये ज़्यादा है। राजनीतिक स्थिरता भी हमारे स्वावलंबन में एक पिलर के रूप में काम करती है। इससे क्या होता है, निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आता है। आपको पता होगा जो एफडीआई या एफपीआई इन्वेस्टर हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो इससे एफडीआई वगैरह में निवेश ज़्यादा होता है, तो ये भी एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाहे वो सागरमाला परियोजना हो या भारतमाला परियोजना हो, भारत नेट हो, तो या फिर यूपीआई से एक दूसरे को जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उत्पादकता और क्षमता या दक्षता दोनों बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि स्वावलंबन के क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। गरीबी आप लोग देख ही रहे हैं, बेरोजगारी, हाईएस्ट जो हायर एजुकेशन है उसमें क्वालिटी कम है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर है, तो हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम है। बात करें फ्रीवीज की, जो गवर्नमेंट आती हैं 5 साल के लिए आती हैं, लेकिन उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे रहता है, 2-3 साल तो किसी तरीके से निकाल देते हैं, लास्ट के साल 2 साल फिर से जब चुनाव का टाइम आता है फिर वो अच्छे से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पॉलिटिकल कहें कि एक प्रकार की, या तो कहें फ्रीवीज दे के फिर से आना, तो इस पर कम काम करना चाहिए, क्योंकि कैग की रिपोर्ट या वो सभी बता चुकी हैं कि इससे जो है दीर्घकालिक नुकसान ही है, तो वो देख लेते हैं। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की बात करें, तो इसमें आर्थिक विकास, समावेशी विकास और जो इन्वायरमेंट है, इन तीनों में एक संतुलन बना के हमको चलना है, ठीक है। जो शिक्षा कौशल क्षेत्र हैं दोनों के विकास पे जोर देना चाहिए। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाएं, जिससे उससे क्या होगा कि और ज़्यादा विकास को ही बल मिलेगा। हम लोग ग्रामीण विकास करें, जैसा कि हम लोग रूरबन मिशन भी चलाते हैं, तो ग्रामीण विकास पे जोड़ दें, और उसके साथ में जो शहरी गरीबी है उसके ऊपर भी ध्यान दें। जो कि लोग सोचते हैं कि वो शहर में रह रहे हैं यानी कि वो गरीब नहीं है, शहर में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे शहरी गरीबी बड़े पैमाने पे है, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हो गया आज का करंट अफेयर्स। आज हम लोगों ने, अभी ये पहला लेक्चर है, धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें जुड़ती जाएंगी, तो आप लोग बस इसको कैरी ऑन रखिएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें ठीक करते करते इसमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है कि हाईलाइटर की जगह पे इरेजर निकल रहा है, तो ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बस आप लोग अच्छे से करते रहिए, कीप लर्निंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।